बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 11 सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम पढ़ने लगे हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, उसका टाइटल नेम है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक इनफिनाइट शीट है, ना खत्म होने वाली शीट है जिसपे हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। हमने उस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हमारे पास इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। जैसे जैसे समझते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे कि हमने लिखा क्या है। हमारे पास एक इनफिनाइट शीट है, उसमें से हमने एक पार्ट लिया है शीट का और उस पे हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, वो हम लास्ट पे केस बताएंगे कि जब नेगेटिव चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने एक पैच लिया उस शीट का, हमने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेट्स सपोज इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी शीट के अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। ये इसी तरह ही है हमारे पास कि हमारे पास एक प्लेन पेपर है, हमने क्या किया कि गॉसियन सरफेस इसके अंदर इंसर्ट कर दी लाइक इस तरह से। ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इंसर्ट की है, ये हमारे पास शीट में से जितने चार्जेस हैं उसमें से ये पास हो रही है। अब हमारे पास एक लेफ्ट फेस आ जाएगा, एक राइट फेस आ जाएगा, एक अपवर्ड फेस आ जाएगा, एक डाउनवर्ड फेस आ जाएगा जो सिलेंडर के कर्व सरफेस का है। अब हम थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अब अगर चार्जेस इनफिनाइट हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम सिंगल चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। जैसे हमने मास डेंसिटी कैलकुलेट किया हुआ है, हमारे पास क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे ये जो शीट है इनफिनाइट शीट, ये प्लेन में लाई करती है। ये जब प्लेन में लाई करेगी तो यहां पे एरिया आएगा। तो हम अब देखते हैं, कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ इनफिनाइट साइज ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. The uniform surface charge density is defined as charge per unit area. अगर हमारे पास, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर हमारे पास चार्ज इनफिनाइट हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी, जिस भी प्लेन में होंगे तो हमारे पास अगर चार्ज डेंसिटी निकालें तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। लाइक अगर वॉल्यूम होता तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता। तो अब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। अब अगर हमें चार्ज निकालना हो तो सिग्मा इंटू ए, इसको हम रीड करते हैं सिग्मा से, सिग्मा, और सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास चार्ज होगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम गॉसियन सरफेस जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब हम देखेंगे। Where A is the, इस इक्वेशन में बता रहा है where A is the surface area of the face. एक हमारे पास वेक्टर एरिया होता है, एक हमारे पास सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर एरिया इस पे परपेंडिकुलर होता है। लाइक ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास सरफेस एरिया, लेकिन इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर एरिया होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो फेस है वो हमारे पास सरफेस एरिया, लेकिन इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर एरिया। तो हमारे पास टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट P, अगर हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, क्लोज टू द शीट इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, हम क्या करेंगे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब उसकी फॉर्म क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी गॉसियन सरफेस की या इमेजिनरी सरफेस की, सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में हम एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, पासिंग थ्रू द शीट
whose one flat surface contain the point P, जो हमारे पास उसका वन फ्लैट फेस कंटेन करता हो पॉइंट P पे जहां पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फ्रॉम द सिमेट्री, अगर लेफ्ट साइड अगर सेम है तो एग्जैक्टली राइट साइड भी सेम होगी। लाइक मैंने इसी तरह एग्जांपल दी कि अगर हमने इस पेज पे हमने ये इंसर्ट किया गॉसियन सरफेस तो राइट फेस भी सेम होगा और लेफ्ट फेस भी सेम होगा हमारे पास, इसकी शेप सेम है बाय सिमेट्री। तो सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट E points at right angle to the curved surface। उसके बाद ये जो हमारे पास सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस वेक्टर एरिया के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर या इधर हमारे पास निकल रही होगी तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा। जब राइट एंगल बनेगा तो हम कहेंगे सरफेस ऑफ द सिलेंडर सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स, किसी किस्म की इस सरफेस से इस पार्ट से कोई किसी किस्म के हमारे पास किसी किस्म का फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स फ्रॉम द कर्व वॉल ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। जितना भी हम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया, इस सिलेंडर को पिक करके यहां पे ले आया। तो अब यहां पे देखिए ये कर्व सरफेस है, वेक्टर एरिया यहां पे है परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया यहां पे डाउनवर्ड है, यहां पे वेक्टर एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पैरेलल है, यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E के परपेंडिकुलर था, यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E के परपेंडिकुलर था। अब हमने जब ड्रॉ किया तो हमने सारी बातें लिख ली। And now electric flux through Gaussian surface is flux through left face, लेफ्ट फेस का हमने निकाला इस पार्ट का, प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस, फिर इस पार्ट का निकाला, फिर प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस और इस पूरी कर्व सरफेस का निकाल लिया। जहां कर्व सरफेस का हमें पता है फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा तो हमने सिर्फ एक बार लिखेंगे इसको। तो अब हम देखेंगे फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, तो E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और A आपस में पैरेलल है, जब पैरेलल हो तो E A cos 0 आएगा, तो हमारे पास E A cos 0 आ जाएगा। फिर राइट फेस का देखते हैं बाय यूजिंग सिमेट्री, तो हमारे पास फिर E और A के दरमियान एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है, तो E A cos 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट में कर्व सरफेस का, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो E A cos 90 आ जाएगा। जब ये cos 90 आएगा तो ये 0 हो गया, हमने इसको इस टर्म को 0 कर दिया। अब यहां पे देखें E A, बिकॉज cos 0 क्या है हमारे पास 1 है, तो E A प्लस 0, तो E A प्लस E A इज इक्वल टू 2 E A, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें हमारे पास फ्लक्स भी आ गया, हमारे पास चार्ज भी आ गया, तो अप्लाइंग गॉसेस लॉ, जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। अब हमने चार्ज भी निकाल ली, फ्लक्स भी निकाल लिया। अब हम चार्ज की वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से जब पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड phi E फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन इनटू सिग्मा ए। Q की क्या वैल्यू हमारे पास है सिग्मा ए, तो हमने सिग्मा ए पुट कर दिया। अब आप देखें कि हमारे पास ए से कैंसिल हो जाएगा, जब ए से कैंसिल हुआ 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन आ गया। इन द वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें तो यहां पे सिर्फ हमने R यूनिट वेक्टर डिनोट कर देना है, और जो यूनिट वेक्टर हमारे पास ये नॉर्मल होता है शीट के डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, जो इससे बाहर जा रहा होता है। अब लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ना था फॉर नेगेटिव चार्जेस, तो E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन इनटू R यूनिट वेक्टर। अब सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो याद करने, इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। अब यहां पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक इनफिनाइट शीट ली,
उसके बाद हमने इसमें से गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जिसमें से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। अब वो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर थी। अब हमने देखा कि हमारे पास यहां ये सरफेस थी, इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया था, यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में थी, वेक्टर एरिया भी पैरेलल था। तो हमने पे हर सरफेस का कर्व सरफेस और लेफ्ट और राइट फेस की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की। फिर हमने चार्ज कैलकुलेट किया हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी हमने। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी सरफेस से पास पहले निकाला गॉसियन सरफेस से, देन फिर हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया। गॉसेस लॉ निकाल के हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो आपने यूनिट वेक्टर इंसर्ट कर देना। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को जो डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल है, टू द शीट ऑफ प्लेन या प्लेन ऑफ शीट, उस पे हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।